नमस्कार। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हम बिहार समसामयिकी पर चर्चा कर रहे हैं और यह भाग 6 है। इससे पहले हम 5 भाग पे चर्चा कर चुके हैं। कांवड़ झील फिर से चर्चा में है। बेगूसराय का कांवड़ झील क्योंकि देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट आर्द्र भूमि संरक्षण साइट को रामसर साइट का नाम दिया गया क्योंकि आर्द्र भूमि संरक्षण पर रामसर यानी ईरान के एक जगह रामसर में सम्मेलन हुआ था 1971 में, और जिसके बाद इस तरह के जो संरक्षित साइट होते हैं उसे रामसर साइट या वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जलीय इकोसिस्टम संरक्षण केंद्रीय प्लान के तहत देश के 100 झील में कांवड़ झील को भी शामिल किया था। इस झील को पक्षी बिहार का भी दर्जा प्राप्त है और वर्ष 1987 में बिहार सरकार ने इसे पक्षी बिहार का दर्जा दिया था। यहाँ से प्रश्न देखें तो 39वां रामसर साइट घोषित की गई है। वर्तमान में भारत में 49 रामसर साइट घोषित किए गए हैं। इस सम्मेलन कहाँ हुई थी तो 1971 में ईरान में आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यदि कांवड़ झील के बारे में पूछा तो ये झील भी है और साथ साथ ही पक्षी बिहार भी। जैसे बिहार में क्वेश्चन पूछने की आदत है कि पक्षी बिहार है, झील है, तो इस तरह के यदि प्रश्न होते हैं तो इसका आंसर फिर ई हो जाएगा। उसके बाद जब भी बिहार सरकार की योजना देख रहे हैं कि पिछले कुछ योजनाओं से इस तरह के जो प्रावधान होते हैं योजनाओं में उनसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इसीलिए हमने युवा उद्यमी योजना को लिया है और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। अब इसमें महिला को भी शामिल कर लिया गया था। पहले इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग को शामिल किया गया था। इसके लिए न्यूनतम जो आवश्यकता है 12वीं पास हो या IIT, पॉलिटिकल डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा हो। उम्र जो है 18 से 50 वर्ष की आयु हो। इकाई में प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निबंधित हो। और ये इस योजना के अंतर्गत नई इकाई के लिए केवल मदद दी जाती है। यदि कोई पुरानी इकाई है उसके लिए इस योजना के तहत ऋण नहीं दी जाती है। 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण होते हैं। 5 लाख अनुदान होता है और उसके बाद इसे 10 लाख तक भी किया जा सकता है। योजना का लाभ परिवार के किसी एक ही सदस्य को दिया जाएगा। उसके बाद वन सर्वेक्षण पर रिपोर्ट आई है। सबसे पहला प्रश्न तो यही कि बिहार में कितने वन हैं, तो 7.84% वन क्षेत्र वर्तमान में है, जबकि होना चाहिए 33%। कुल वन क्षेत्र है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसमें एक कुल वन क्षेत्र और अत्यंत सघन वन क्षेत्र या वन मध्यम घना वन क्षेत्र, खुला वन क्षेत्र के बीच अंतर होता है। इसीलिए कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि अत्यंत सघन वन, तो फिर उसका आंसर बदल जाएगा। ये लगभग 333.42 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आ जाएगा। वर्ष 19 में सर्वे हुई थी, उसके बाद 21 में सर्वे हुई और 2 साल में बिहार में वन क्षेत्र में 75 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। यदि प्रतिशत में देखें तो 1.03% की वृद्धि हुई है। इससे यदि प्रश्न रहता है कि वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, इतना कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, इतना कितना प्रतिशत फिलहाल वन है, तो इसका आंसर 7.84% हो जाएगा। अक्सर आंकड़ों से ही प्रश्न पूछे जाते रहे। वन सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बांका में 16 किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र बढ़ा और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रों में वृद्धि बांका में ही हुई। इसीलिए यह प्रश्न आने की संभावना है कि भारत का वो कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई, तो उसका आंसर हो जाएगा बांका। सबसे अधिक वन क्षेत्र रोहतास के पास है। हालांकि जब प्रतिशत में बात आएगी, ये तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 3,881 किलोमीटर वन क्षेत्र है, लेकिन जब प्रतिशत में बात करते हैं तो फिर उसका आंसर हो जाएगा कैमूर, जिसके कुल भूभाग का 31.56% क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र बिहार में शिवहर में। अक्सर देखते हैं कि
सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में 4-5 रहते हैं। फिर है कि 111 नए नगर निकायों के गठन को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें से 103 नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि क्योंकि इसे नगर निगम का दर्जा गया है तो कौन जिलों में? सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, कुल 5 हैं इनकी संख्या। पूछा जा सकता है इसमें से कोई भी जिले का नाम दिया जाएगा। देश में शहरी जनसंख्या का 31.16% है। यदि बिहार में देखें तो 11.27% शहरी जनसंख्या। और माना जा रहा है कि नए नगर निकायों के गठन के पीछे का जो उद्देश्य है कि बिहार में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि हो सके। यदि बजट पे देखें तो बजट के प्रावधान के अनुसार सबसे पहली बात है कि सकल राज घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा हो वो 3.48% है। कुल जो बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा है राज के सकल घरेलू उत्पाद का कितना है तो 3.47%। उसके बाद आंकड़े से भी प्रश्न रह सकते हैं। बजट 2023 में कुल राजस्व कितना है, कुल प्राप्ति व्यय कितना है, तो इन आंकड़ों को एक याद करने का एक तरीका ढूंढ लीजिए, क्योंकि देखें कि कई बार आंकड़ों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार का दूसरा आईटी पार्क का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा और इससे पहले पटना में आईटी पार्क का निर्माण किया जा चुका है। इस आईटी पार्क के निर्माण की लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है। दरभंगा के पास बहादुरपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार में तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार और उसी के संदर्भ में आईटी पार्क की स्थापना एक श्रृंखला है। जब बिहार से आईटी मिनिस्टर थे केंद्र में तो इस समय सब चीज पर ध्यान दिया गया था। इस दूसरे आईटी पार्क की शुरुआत इसी साल अंत में अक्टूबर में नवंबर में होने की संभावना जताई जा रही है और बिहार का पहला आईटी पार्क की स्थापना पटना में की गई। इसके बाद है कि बिहार पर कर्ज बढ़ा। देश पे ही कर्ज बढ़ रहा है तो बिहार पे भी कर्ज बढ़ा है। लेकिन यह है कि वर्ष 2019 और 20 में प्रति व्यक्ति ऋण 15,000 रुपये था, जो अब बढ़ करके 18,954 रुपया हो गया है। यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो जिस तरह से देश पे कर्ज बढ़ रहा है उसी परिप्रेक्ष्य में राज्यों पे भी कर बढ़ रहा है और जो नए आंकड़े आए हैं उस अनुसार से बिहार में 18,954 रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज है। मधुबनी चित्रकला से दुलारी देवी को सम्मान मिलना, पद्मश्री मिलना अच्छी बात रही है और अक्सर हमने देखा है कि मधुबनी चित्रकला से जुड़े हुए लोगों को पद्मश्री मिलता रहा है। महासुंदरी देवी हो, दुलारी देवी हो और इससे पिछले साल भी मधुबनी चित्रकला से संबंधित कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये मधुबनी की रांटी गांव की रहने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 18,000 पेंटिंग बना चुकी है। कुछ पाने की जिद पुस्तक। समसामयिकी में बहुत सारी पुस्तकों पे चर्चा होती है, लेकिन इस पुस्तक की विशेषता यह है कि बिहार से जुड़े मनोज बाजपेयी की जीवनी पर आधारित है ये पुस्तक। और यहाँ से प्रश्न भी हो सकता है कि इसके रचयिता कौन है, तो पीयूष पांडे, पत्रकार पीयूष पांडे ने मनोज बाजपेयी की जीवनी पर यह किताब लिखी और इसे नाम दिया है कुछ पाने की जिद। दरअसल इसमें मनोज बाजपेयी की संघर्ष की कहानी को बताया गया है और इसीलिए इस किताब का नाम दिया गया कुछ पाने की जिद। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले प्रमोद भगवत ने पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। पहला प्रश्न। दूसरा, यह पहला मौका है जब बैडमिंटन को पैरा ओलंपिक में जगह दी गई थी। और तीसरी बात कि प्रमोद भगत को वर्ष
के सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। तो यहाँ से 3 बात है, बिहार के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता था बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन और पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में? प्रमोद भगत। उसके बाद पहली बार इसे शामिल किया गया था और किसे पैरा ओलंपिक में हराया था? ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर इसने गोल्ड पदक जीता था। तो इतनी बातें हैं इस घटना के साथ जुड़ी हुई, इसमें से कहीं से भी प्रश्न हो सकते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पूरी तरह से केंद्रीय सहायता पर या केंद्र के योगदान से भारत सरकार बिहार के मरंगा पूर्णिया में एक फ्रोजन सीमेन स्टेशन की स्थापना किया गया। यहाँ पर रेड सिंधी, साहिवाल, मुर्रा, जर्सी जैसी कई नस्लों उन्नत किस्म के सांड और भैंस के सीमन तैयार होगा और इस स्टेशन से बिहार के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के पशुपालक भी लाभान्वित होंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से इस केंद्र की स्थापना हुई है? तो केंद्रीय सहायता, 100% केंद्रीय सहायता से लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत आई है। कहाँ? तो मरंगा पूर्णिया जिले में इसकी स्थापना की गई है। बिहार से जुड़े हुए समसामयिकी का हम लगातार अपने YouTube चैनल पे चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय समसामयिकी पर भी चर्चा करते रहेंगे।